नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक औरत की है जिसका नाम पूजा है, जो कि पेशे से एक हाउसवाइफ है। तो चलिए अब यह कहानी पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। पेशे से मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। लेकिन उस घटना पर आने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप लोग भी कहीं पर कोई नया मकान या फिर कोई पहले से बना हुआ कोई घर खरीदते हैं तो खरीदने से पहले उस जगह की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसी जगह को खरीदकर आपको बहुत सी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जिनका सामना करने के बाद आपको कहीं ना कहीं इस चीज का पछतावा होता है कि आपके पैसे भी किसी गलत जगह पर लग गए और पैसों के साथ साथ आपको और भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह परेशानियां कोई छोटी मोटी परेशानियां नहीं होती हैं, बल्कि वह इतनी ज्यादा भयंकर और खतरनाक परेशानियां होती हैं जो कि आपकी सारी की सारी इच्छाओं को ही खत्म कर देती हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसके होने के बाद स्वाभाविक रूप से ही आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जिन लोगों के पीछे आपकी इच्छाएं जिंदा रहती हैं, कुछ हादसों में वह लोग हमेशा के लिए आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जिंदगी बोझ सी लगने लगती है। जब यह सब आपके साथ होता है तो ये होने के बाद आपको इस चीज का पछतावा होता है कि काश उस घर को या उस मकान को या उस फ्लैट को खरीदने से पहले हम इस चीज की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेते कि यह चीज हमारे लिए सही है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मकान मालिक को तो उस जगह को किसी भी हालत में किसी को बेचना होता है, लेकिन उस जगह को बेचते वक्त वह हमको उसकी सच्चाई नहीं बताता है कि उस जगह का अतीत क्या है, अतीत में उस जगह पर क्या हुआ था, और अगर इतने लंबे समय से वह जगह खाली पड़ी है तो उसकी वजह क्या है। लेकिन हम लोग भी उस वक्त काफी ज्यादा उतावलापन और जल्दबाजी दिखाते हैं और इन सभी चीजों को देखना भूल जाते हैं। लेकिन फिर आगे चलकर हमको इसके बहुत ही भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहानी सुनाने के बजाय मैं आप लोगों से ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की मेरी यह जो कहानी है वह ऐसे ही एक हादसे के अगल बगल में घूमने वाली है, और उस कहानी में कुछ ऐसा ही भयंकर और डरावना हादसा हुआ था जिसके होने के बाद मेरी तो पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई है। लेकिन अगर आप लोग भी इस कहानी को सुनेंगे तो आपको भी सच में इस चीज का एहसास होगा कि वास्तव में हम लोगों को ऐसी किसी भी चीज को खरीदते वक्त उस चीज के अतीत के बारे में पता कर लेना चाहिए। यह कहानी इतनी ज्यादा डरावनी है कि इस कहानी को अगर आप लोग पूरा सुन लेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी, और खास तौर से अगर कोई माँ यानी कि किसी बच्चे की माँ इस कहानी को सुन रही है तो फिर उसको तो इस कहानी को अंत तक पूरा सुनना ही चाहिए। दरअसल आज से लगभग 4 साल पहले उत्तर प्रदेश में रहने वाले पंकज के साथ मेरी शादी हुई थी। मेरा मायका दिल्ली में है और शादी से पहले मैं दिल्ली में अपने मायके में ही रहती थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद अब मैं उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गई थी। शादी के लगभग 1 साल बाद ही हमारे एक बेटा हुआ, और जब बेटा हुआ तो हमने उसे खूब अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया। अब जब उसका स्कूल जाने का टाइम हुआ तो मेरे पति पंकज का कहना था कि वो इसको अच्छे से एक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने यह तय किया कि हम इसको उत्तराखंड के नैनीताल में जो सबसे बढ़िया स्कूल है उसमें पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे। लेकिन उस वक्त मेरा बेटा काफी ज्यादा छोटा था और वह घर से इतनी ज्यादा दूरी पर अकेला नहीं रह सकता था। इसीलिए हम दोनों ने तय किया कि हम लोग भी इसके साथ वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, और इसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। हम तीनों लोग नैनीताल शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां पर शिफ्ट होने से पहले हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दरअसल हम लोगों ने सोचा कि वहां किराए पर रहने से अच्छा है कि खुद का ही एक फ्लैट ले लिया जाए, क्योंकि अब हम लोगों को काफी लंबे समय तक वहां पर रहना था।
हमारा आने वाले 10 से 22 साल तक वहां पर ही रहने का प्लान था और इसी वजह से मैंने ही मेरे पति से कहा था कि क्यों ना हम अपना ही एक फ्लैट वहां पर खरीद लें। इसके बाद मेरे पति ने हमारा जो उत्तर प्रदेश वाला फ्लैट था उसको बेच दिया और उसके पैसों से नैनीताल में एक नया फ्लैट खरीद लिया। हम लोगों के लिए तो वह फ्लैट नया था, लेकिन वह कितने दिनों से वहां पर बना हुआ था और कितने दिनों से बंद पड़ा था। हमारे से पहले वहां पर कौन रहता था और उस फ्लैट में पहले क्या हुआ था, इस चीज का हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब हम लोग लॉकडाउन के खुलते ही वहां पर शिफ्ट हो गए थे और मेरा बेटा स्कूल जाने लगा था। शुरुआत के दिनों में तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वहां पर कुछ अजीब अजीब तरह की चीजें मेरे साथ होने लगी थी और वह चीजें सिर्फ मेरे साथ ही हो रही थी। घर में बाकी के किसी भी सदस्य के साथ ये चीजें नहीं हो रही थी। अब घर में मेरे अलावा सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मेरा बेटा और एक मेरे पति। लेकिन उन दोनों को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था जैसा उस फ्लैट में रहने के दौरान मुझे महसूस हो रहा था। मैंने कई बार इस बारे में मेरे पति से बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अचानक से उत्तर प्रदेश से इतनी दूर इस अनजान जगह पर आई हो, इसी वजह से शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। थोड़े ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल जब से हम लोग वहां पर रहने लगे थे उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे अगल बगल में मौजूद है और वह मेरी तरफ देख रहा है। जब मैं किचन में खड़ी खड़ी खाना बना रही होती थी तब भी मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कोई किचन के दरवाजे पर खड़ा है और वह मेरी पीठ पीछे से मुझे लगातार देखे जा रहा है। लेकिन जब मैं मुड़कर पीछे देखती थी तो वहां पर कोई भी नहीं होता था। इसके साथ ही जब हम लोग रात को सो रहे होते थे तो नींद में ही मुझे किचन में जो बर्तन थे उनके बजने की आवाज सुनाई देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे किचन में कोई है, लेकिन जब मैं वहां पर जाकर देखती थी तो वहां पर कोई भी नहीं होता था। अब बार बार ऐसी कई चीजें मेरे साथ हो रही थी जो कि हम तीनों के अलावा वहां पर किसी और के होने का मुझे एहसास करा रही थी। इस चीज के बारे में मैंने कई बार पंकज से बोलती भी थी, लेकिन वह मुझे कहते थे कि तुम थोड़े दिनों का टाइम लो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उल्टा ठीक होने के बजाय सब कुछ धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होने लगा था। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बेड पर बैठी बैठी अपने कपड़े समेट रही थी तो अचानक से ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर इधर से उधर गया है। उस वक्त मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था और मेरे पति अपने काम से बाहर गए हुए थे। जब वह एहसास पहली बार मुझे हुआ तब मैंने सोचा कि शायद पंकज ठीक कह रहे थे, ये सब मेरे मन का वहम ही है। लेकिन तभी अचानक से फिर से मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले जिस तरफ जो कोई भी था अब वह वापस उधर से इधर मेरे दरवाजे को पार करके गया है। जब मैं गौर से उस तरफ देखती थी तब तो वैसा कुछ नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैं किसी और काम में ध्यान लगाती थी तो दूसरे काम में ध्यान लगाते ही फिर से मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई बार बार इधर से उधर चक्कर काट रहा है। अब जब मुझे इस चीज का कहीं ना कहीं मेरे मन में यकीन हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, तो फिर उस दिन जब मैं कमरे में कपड़े समेट रही थी और जब वह चीज मेरे साथ 3-4 बार लगातार होती है तो फिर मैं उस चीज को पक्का करने के लिए मेरे कमरे के बेड पर बैठ जाती हूँ। उस वक्त मेरे कमरे के बेड के बिल्कुल सामने ही शीशा लगा हुआ था जिसमें कि पीछे दरवाजे का व्यू साफ साफ दिखाई देता था। अब मैं बेड पर बैठकर लगातार अपनी नजरों से उसी की तरफ देख रही थी और इस चीज को जानने की कोशिश कर रही थी कि मेरे अलावा इस घर में कौन है जो इधर से उधर चक्कर लगा रहा है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं उस शीशे की तरफ इसीलिए देख रही थी क्योंकि अगर इस बार कोई इधर से उधर गया तो वह पक्का मुझे उस शीशे में दिख जाएगा। अब कुछ देर तक तो वहां पर बैठी रहती हूँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि शायद यह मेरे मन का ही वहम ही था और मैं फिर से वहां पर कुछ करने लगती हूँ। लेकिन अब मैं बेड पर बैठी बैठी किसी और चीज में ध्यान लगा ही रही थी कि तभी फिर से मुझे उस शीशे में कुछ इधर से उधर जाता हुआ दिखाई देता है और इस बार जब वो होता है तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। उसके बाद मैं यह तय कर लेती हूँ कि अब चाहे कितना ही टाइम लगे, लेकिन यह चीज क्या है इसको मुझे देखना है। और फिर मैं यह समझ जाती हूँ कि अगर मैं लगातार इस शीशे की तरफ देखती रहूंगी तो वह चीज जो कोई भी है वह मुझे दिखाई नहीं देगी, बल्कि मैं किसी काम में ध्यान लगाने का नाटक करके उस शीशे की तरफ अपनी नजरों को रखूंगी तो शायद मुझे कुछ दिख जाए। इसके बाद मैं करती भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। अब मैं बेड पर बैठे बैठे अपना कुछ काम करने लगती हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी नजरें काम में नहीं बल्कि उस शीशे की तरफ थीं। अब जैसे ही मेरी नजरें कुछ देर के लिए उस शीशे पर टिकी रहीं,
तो अचानक से वहां पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखने के बाद मैं बहुत जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन तभी चिल्लाने से पहले अचानक से मेरे दिमाग में इस चीज का ख्याल आता है कि अगर मैं यहाँ पर चिल्लाई तो वह जो कोई भी है उसको इस चीज का यकीन हो जाएगा कि मैंने उसको देख लिया है, और इस वक्त मैं घर में अकेली हूं तो मुझको अकेला पाकर वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मेरे ऊपर हमला कर सकता है या फिर मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्या देख लिया था कि जिसको देखते ही मैं इतना ज्यादा डर गई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त जैसे ही मैं किसी दूसरे काम में ध्यान लगाने का नाटक करके उस शीशे की तरफ देख रही थी तो अचानक से मुझे दिखाई देता है कि मेरे कमरे के दरवाजे के एक तरफ से एक हल्की सी छोटी सी परछाई मेरे कमरे के अंदर झांकते हुए दरवाजे के उस तरफ जाती है, लेकिन उस परछाई में मुझे एक चेहरा दिखाई देता है और वह चेहरा एक छोटे बच्चे का था। वह बच्चा ज्यादा छोटा भी नहीं था और ज्यादा बड़ा भी नहीं था। उसके चेहरे को और उसके हुलिये को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई 12 से 13 साल का बच्चा है, लेकिन उसका चेहरा इतना ज्यादा डरावना था कि अगर कोई भी अकेला आदमी उसके आमने सामने आ जाए तो वह तो सिर्फ उसके चेहरे को देखकर ही डर के मारे वहीं पर मर जाएगा। लेकिन वह चीज मुझे सिर्फ एक पल के लिए ही दिखाई दी थी, पर सिर्फ उसी एक पल में मैं उस चीज को समझ गई थी कि इस घर में कुछ तो अजीब है। उसको देखने के बाद मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं अपने बेड से उठकर कुछ भी कर सकूं। अब मैं इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि मैंने अपना फोन उठाया और अपने पति पंकज को सिर्फ मैसेज किया। उस वक्त मेरे में फोन करके पंकज से बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं सिर्फ पंकज को मैसेज करती हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सके घर पर आ जाओ, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मैसेज देखते ही पंकज का मेरे पास फोन आता है, लेकिन मैं तुरंत ही उसके फोन को काट देती हूँ। फोन काट कर उसको वापस मैसेज करती हूँ कि इस वक्त मैं तुमसे फोन पर बात नहीं कर सकती, तुम जितना जल्दी हो सके घर पर आ जाओ। तभी पंकज को भी लगा कि ऐसा क्या हुआ है कि मैं उससे फोन पर बात नहीं कर सकती। इस चीज को सुनने के बाद पंकज भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था और वह सारा का सारा काम छोड़कर तुरंत घर पर आ जाता है। कुछ ही देर बाद मेरे घर की डोरबेल बजती है और वो डोरबेल की आवाज सुनकर मैं अचानक से चमक जाती हूँ, लेकिन तभी पंकज का मैसेज आता है कि मैं बाहर हूँ, दरवाजा खोलो। इसके बाद मैं डरते डरते उठकर बाहर जाती हूँ और दरवाजा खोलती हूँ। जैसे ही मुझे मेरी आंखों के सामने पंकज खड़ा हुआ दिखाई देता है तो मैं जोर से उसके गले लगकर रोने लगती हूँ और उसे कहने लगती हूँ कि मुझे इस फ्लैट में नहीं रहना, तुम जितना जल्दी हो सके किसी दूसरी जगह पर रहने का इंतजाम करो। तभी पंकज मुझसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है। तो मैं उससे कहती हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वह मैं तुम्हें बता तो नहीं सकती, लेकिन बस मैं इतना कह सकती हूँ कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक चीज है जो हमें इस फ्लैट में रहते हुए नहीं देख सकती। इसी वजह से वह मुझे बार बार परेशान कर रही है और आज तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यह सब मेरे मन का वहम तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने ज्यादा लंबे समय तक इस चीज को अपने मन का वहम समझा तो हमारे साथ सच में कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। जब मैंने मेरे पति पंकज से यह बात कही तो वह मेरी बात मानने से इनकार कर देते हैं और मुझसे कहते हैं कि पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें शायद किसी अच्छे से डॉक्टर की जरूरत है। तुम घर में पूरे दिन अकेली रहती हो, इसी वजह से तुम्हें से अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। दरअसल मेरे पति पंकज इन सब चीजों में बहुत कम विश्वास करते थे। वह कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब सिर्फ इंसान की कल्पना होती है, और वह उस कल्पना को ही सच मान लेता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पंकज के साथ ही एक ऐसा हादसा होता है जिसके होने के बाद उसको मेरी इन बातों पर विश्वास हो जाता है और वह इस चीज को मान लेता है कि इस घर में सच में कुछ तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। एक दिन की बात है, वह शनिवार का दिन था। उस दिन पंकज की भी छुट्टी थी और मेरे बेटे की भी स्कूल की छुट्टी थी। इसी वजह से हम तीनों उस वक्त घर पर ही थे। उस दिन सुबह सुबह मैं अपने किचन में खाना बना रही थी और मेरा बेटा मेरे पास ही बैठा था। हम दोनों आपस में बातें करते करते खाना बना रहे थे। अभी मैं खाना बना ही रही थी कि तभी पंकज मेरे पास आता है, पर जैसे ही वह मेरे पास आता है और मुझे किचन में खाना बनाते हुए देखता है तो मुझे वहां पर देखकर उसके सिर पर अचानक से पसीना आने लगता है और वह थर थर कांपने लगता है। उसको इस तरह से कांपता हुआ देखकर मैं सोचती हूँ कि उसको मुझ में आज ऐसा क्या दिखाई दे गया जो वह मुझे देखकर इतना ज्यादा डर रहा है। तभी मैं उसके पास जाती हूँ और उसे कहती हूँ कि अरे पंकज, क्या हुआ, तुम इस तरह से मुझको देखकर डर क्यों रहे हो। एक पल के लिए तो जब मैं उसके पास गई तो वह मुझसे दूर हो जाता है
और मुझसे कहता है कि तुम पूजा ही हो ना। जब उसने मुझसे यह बात कही तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वह यह सब क्या कह रहा है, लेकिन तभी मैं उससे पूछती हूँ कि आखिर बात क्या है, तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो। तो वह मुझसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर किचन में खाना बना रही थी तो फिर अभी अंदर मेरे साथ कौन था। अब जैसे ही पंकज ने मुझे यह बात कही तो उससे कई ज्यादा तो उस वक्त मैं डर गई थी, क्योंकि उसके मुंह से यह बात सुनते ही मुझे इस चीज का एहसास हो गया था कि अब उस चीज ने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के बाकी लोगों के साथ भी ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी हैं जिससे कि हम सभी लोग डर जाएं। दरअसल पंकज मुझे बताता है कि जब मैं अंदर बेड पर सो रहा था तो उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे बगल में मेरे पीठ पीछे ही कोई दूसरा सो रहा है। उस वक्त सोते हुए मुझे मेरे कानों में चूड़ियों के खन खन की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि सुबह सुबह तुम मेरे साथ मस्ती कर रही हो। इसी वजह से मैं उसकी तरफ बिना पलटे ही उसे बोलता हूं कि क्या हुआ पूजा, आज सुबह सुबह तुम्हें बहुत मस्ती सूझ रही है। तभी वह जो मेरे पीछे थी वह अचानक से अपना एक हाथ मेरे ऊपर डालती है और मेरे से मेरी पीठ से चिपक कर वहां पर सो जाती है। सोते वक्त भी वह अपना एक हाथ मेरे सीने पर अजीब तरीके से इधर से उधर चला रही थी। उस चीज को देखकर मैंने तो एक पल के लिए सोचा था कि शायद आज पूजा थोड़े रोमांटिक मूड में है, इसी वजह से मैंने भी उस चीज पर कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन उस वक्त उसके शरीर से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। उसको महसूस करके मैं यह सोच रहा था कि यह इस तरह का परफ्यूम तो पूजा नहीं लगाती है, लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद वह जो कोई भी मेरी पीठ पीछे मुझसे चिपक कर सो रही थी वह वहां से उठती हैं और चली जाती हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद मैं उठकर तुम्हारे पास आता हूं, पर जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तुम तो किचन में खाना बना रही हो। अब पंकज के मुंह से यह बात सुनने के बाद मैं और पंकज बहुत ज्यादा डर गए थे। अब हमें डर इस बात का लग रहा था कि यह चीज कहीं हमारे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तभी पंकज मुझसे कहता है कि मैं आज ही किसी बिल्डर से बात करके कहीं दूसरी जगह पर रहने का इंतजाम कर लेता हूं, और जैसे ही किसी दूसरी जगह पर रहने का इंतजाम होता है तो हमसे जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी 1-2 दिन में ही इस फ्लैट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अब शायद ये बात वहां पर हम तीनों के अलावा किसी और ने भी सुन ली थी, और जैसे ही पंकज ने उस दिन यह बात कही थी उसी दिन रात के वक्त मेरे साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके होने के बाद मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई थी। दरअसल उस दिन शाम को पंकज के कुछ दोस्त लोग घर पर आए थे और उनको किसी काम से नैनीताल में ही किसी दूसरी जगह पर जाकर आना था। तभी पंकज मुझसे कहता है कि मैं रात को 10 से 11 बजे तक घर पर आ जाऊंगा, तो तुम लोग खाना खाकर सो जाना, और अगर फिर से वैसी कोई भी बात होती है तो तुम मुझे फोन करके बता देना, मैं सारा काम छोड़कर वापस आ जाऊंगा। तभी मैं पंकज से कहती हूँ कि ठीक है, मैं मेरा पूरा ध्यान रखूंगी और पंकज को जाने के लिए कह देती हूँ, क्योंकि काम भी जरूरी था। काम से ही हमारा घर चलता था। अगर डर के मारे हम लोग घर पर बैठ जाते तो फिर जल्दी ही हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते और आगे हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती। लेकिन उस दिन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज मैंने पंकज को इतनी रात को घर से बाहर भेजकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। उस रात लगभग 8 बजे खाना बनाकर खाने के बाद मैं मेरे बेटे को अपने साथ लेकर अपने बेडरूम में सो जाती हूँ। लेकिन उस वक्त मैंने मेरे बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था, क्योंकि फ्लैट का जो मेन दरवाजा था वह बंद था और चारों तरफ से सब कुछ बंद था। इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि जब बाहर से सब कुछ बंद है तो फिर अंदर के दरवाजे को बंद करने से क्या मतलब है। और यही गलती उस दिन मुझे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गई थी। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि शायद उस दिन दरवाजा बंद करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके साथ जो होना होता है वह आपके साथ होकर ही रहता है। उस रात काम करने के बाद हम लोग लगभग 9 बजे तक सो गए थे। अब सोने के थोड़ी ही देर बाद मैं शायद उस वक्त बहुत ज्यादा गहरी नींद में थी, और उस नींद में मुझे एक डरावना सपना आता है कि जैसे मैं अब जैसे सोई हुई हूँ बिल्कुल वैसे ही मेरे कमरे में सो रही हूँ और मेरे बगल में मेरा बेटा भी सो रहा है। तभी अचानक से हल्के हल्के से मेरे बेडरूम का दरवाजा खुलता है और उस कमरे में 4 लोग दाखिल होते हैं, जिनमें से एक तो मेरी तरह बड़ी सी औरत है और उसके साथ में 3 छोटे बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़की और 1 लड़का है। तभी वह लड़की और वह लड़का उस औरत को मेरे बेटे की तरफ हाथ से इशारा करके कुछ बताते हैं, जिसके बाद वह औरत धीरे धीरे मेरे पास आती है और मेरे पास से मेरे बेटे को अपनी गोद में उठा लेती है। उस वक्त मेरा बेटा नींद में था,
लेकिन उस सपने में भी मुझे उस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उस औरत के साथ साथ उस छोटे लड़के और उस लड़की का भी चेहरा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन जब सपने में मुझे उस लड़के का चेहरा दिखाई देता है तो मैं सपने में ही उसका चेहरा देखकर यह सोच रही थी कि इसको तो मैंने पहले कहीं देखा है। और थोड़ी ही देर बाद मुझे याद आता है कि यह तो वही छोटा बच्चा है जो उस दिन मुझे मेरे कमरे में इधर से उधर आते जाते हुए दिखाई दिया था, जिसका चेहरा मुझे उस दिन शीशे में दिखाई दिया था और जिसको देखकर मैं इतनी ज्यादा डर गई थी। ये तो बिल्कुल वही है। अब उस चीज को समझने के बाद मैं नींद में ही बहुत ही ज्यादा डर जाती हूँ और सोते सोते मेरी सांसें भी तेज तेज चलने लगती हैं और कुछ ही देर बाद मैं अचानक से डरकर जाग जाती हूँ। उस वक्त जब मैं नींद में से उठी तो मेरे पूरे शरीर पर बहुत ही ज्यादा पसीना आया हुआ था। तभी मैं अपने एक हाथ से अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछती हूँ और मेरे बगल में ही रखे हुए पानी के जग से पानी पीती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा एक हाथ बगल में सो रहे मेरे बेटे की तरफ जाता है तो उस तरफ हाथ जाते ही मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरा बेटा मेरे बगल में नहीं सोया है। अब जैसे ही मुझे इस चीज का एहसास होता है तो पहले तो मैं अंधेरे में ही अपने दोनों हाथों से उसको टटोलने लगती हूँ, लेकिन जब वह मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है तो मैं फटाक से उठकर मेरे कमरे की लाइट जलाती हूँ। उस वक्त मैं कमरे की लाइट बंद करके सोई हुई थी। अब जैसे ही मैं लाइट चालू करती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरा बेटा सच में उस वक्त मेरे बगल में सोया हुआ नहीं है, बल्कि वह पूरे कमरे में भी कहीं पर नहीं है। अब यह चीज देखते ही मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं सच में तो वह डायन और वह छोटे छोटे डरावने बच्चे मेरे बेटे को उठाकर नहीं ले गए हैं। अब जैसे ही यह चीज मेरे दिमाग में आती है तो मैं तुरंत भागकर अपने कमरे से बाहर जाती हूँ। जब मैं अपने कमरे से बाहर जाती हूँ तो मुझे मेरे फ्लैट की बालकनी में कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वह आवाज मुझे सुनाई देती है तो मैं अपने कदमों को उस तरफ बढ़ाती हूँ। अब जैसे ही मैं मेरी बालकनी के पास जाती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त पूरे घर में काफी ज्यादा अंधेरा था, क्योंकि उस वक्त पूरे फ्लैट की लाइट बंद थी। और उस अंधेरे में ही मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त उस बालकनी में वही औरत और वह दो बच्चे खड़े हुए थे जो मुझे सपने में दिखाई दिए थे। और वह बच्चा तो वही था जो कई बार मुझे इस चीज का एहसास करवाता था कि वह मेरे अगल बगल में ही है। लेकिन उस वक्त उनको देखकर डरने से भी ज्यादा डरी चीज मेरे लिए यह थी कि उस डायन की तरह दिख रही औरत ने मेरे बेटे को अपनी गोद में उठा रखा था और जैसे ही वह मेरी तरफ देखती है तो वह तुरंत ही मेरे बेटे को उस बालकनी से बाहर की तरफ फेंकने के जैसा करती है। अब जैसे ही वह मेरे बेटे को बाहर की तरफ फेंकने के लिए करती हैं तो मैं जोर से चिल्लाती हूँ और उससे कहती हूँ कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, वह बेटा है मेरा। तभी वह डायन की तरह दिख रही औरत मुझसे अजीब सी भरी आवाज में कहती है कि तुझे इतने दिनों से समझ में नहीं आया क्या कि यह घर हमारा है और तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। पर तुम लोग तो किसी भी चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। इसी वजह से अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना होगा जिसके बाद तुम हमारे इस घर की तरफ पलटकर भी ना देखो। जब मैंने उस डायन के मुंह से यह बात सुनी तो मैं उसके आगे हाथ जोड़ने लगती हूँ और उससे कहने लगती हूँ कि मैं आज ही इसी वक्त इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। मैं इस घर से अपना कुछ सामान भी नहीं लेकर जाऊंगी, बस तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। उस वक्त वह डायन दिखने में तो इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि उसको एक पल के लिए उस अंधेरे में देखते ही उसका वह डरावना रूप देखकर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा डर जाएगा और उसके सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा। लेकिन वह कहते हैं ना कि एक माँ की ममता अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी चीज का सामना कर सकती है। तो फिर यह डरावनी डायन क्या चीज थी। लेकिन उस वक्त मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह चीज मुझे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी। जब मैंने उस डायन से वह बात कही तो वह ना में अपनी गर्दन हिलाती है और फिर हंसते हुए मेरे बेटे की तरफ देखने लगती हैं। उस वक्त मेरा बेटा बहुत ज्यादा रो रहा था और वह मेरी तरफ हाथ करके मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी और अब मुझे भी रोना आ रहा था। लेकिन उस डायन को यह सब देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी मैं मेरे बेटे से कहती हूँ कि अंकित तुम बिल्कुल भी मत डरो, मम्मा है ना तुम्हारे पास, मम्मा तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगी। अब जैसे ही मैंने मेरे बेटे अंकित से यह बात कही तो वह चुड़ैल मुझसे कहती हैं कि अच्छा मम्मा है, यहाँ पर अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने देंगी। उसने मेरी नकल निकालते हुए मुझसे यह बात कही और मुझको चिढ़ाते हुए यह बात कही मुझसे कि अब मैं देखती हूँ मम्मा कैसे अपने बेटे को बचाती हैं।
मुझे यह कहते ही वह अचानक से मेरे बेटे को उस बालकनी से नीचे फेंक देती है। नीचे गिरते वक्त मुझे सिर्फ अपने बेटे की चीख सुनाई दी थी और उसको इस तरह से नीचे गिरता हुआ देखते ही मैं बहुत ज्यादा चिल्लाती हूँ और रोती हूँ और उसी पल अपने फ्लैट से निकलकर बदहवास होते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती हूँ, क्योंकि उस वक्त हमारा फ्लैट 7 माले पर था। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरकर ग्राउंड में आती हूँ तो सामने का नजारा देखकर मेरे शरीर से पूरी की पूरी हिम्मत पता नहीं कहाँ चली जाती है और मैं बिल्कुल निराश होकर अपने घुटनों के बल वहीं पर गिर जाती हूँ और फूट फूट कर रोने लगती हूँ। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक मेरी जान मुझको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उस दिन को याद करके आज भी मैं कई घंटों तक रोती हूँ, क्योंकि उस दिन मेरा बेटा अंकित मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। दरअसल उस वक्त जैसे ही मैं नीचे आई तो नीचे आते ही मुझे दिखाई देता है कि मेरे फ्लैट की बालकनी के नीचे ग्राउंड में मेरा बेटा पड़ा हुआ है और उसके सिर से काफी ज्यादा खून बह रहा है। उस वक्त वह कुछ भी हरकत नहीं कर रहा था और नीचे गिरते वक्त ही उसका सिर बुरी तरीके से फट गया था और दूर से ही यह चीज देखते ही मैं समझ गई थी कि अंकित मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। उसको दूर से इस तरह से देखते ही मैं वहीं पर गिर गई थी, लेकिन कुछ ही पलों में मैं अपने आप को संभालती हूँ और भागकर अपने बेटे के पास जाती हूँ, उसको अपनी गोद में उठाती हूँ। लेकिन उस वक्त उसका चेहरा इतनी ऊपर से गिरने की वजह से इतना ज्यादा फट चुका था और बिगड़ चुका था कि उसकी वो हालत देखकर मैं चीख चीख कर रोने लगती हूँ। उस वक्त मेरे बेटे की लाश मेरी गोद में पड़ी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं था। अब मुझको इस तरह से जोर जोर से रोता हुआ देखकर और मेरी आवाज सुनकर सोसाइटी के बाकी के सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए थे। जब उन लोगों ने भी यह मंजर देखा तो उनके आंखों से भी आंसू आ गए थे। फिर मेरे अगल बगल में रहने वाले लोगों में से ही किसी ने पंकज को फोन किया और उसे कहा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। और जब पंकज आया तब तक मैं वहीं पर पड़ी पड़ी अपने बेटे को गोद में लेकर रो रही थी। और पंकज ने जब वहां पर आकर वह मंजर देखा तो मेरे से ज्यादा हालत तो पंकज की खराब हो गई थी। उसी दिन से हमने वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और हम लोग वापस उत्तर प्रदेश आ गए थे। अब अंकित को गए हुए लगभग 5 महीने हो चुके थे, लेकिन उन 5 महीनों के बाद ही मुझे ऐसे सपने आने लगे थे जिनमें अंकित मुझे दिखाई देता था और वो मुझसे कहता था कि मम्मा मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि आपका अंकित आपसे दूर चला गया है। मैंने भगवान जी से कहा है कि मुझे मेरी मामा के पास वापस भेज दो और भगवान जी ने मेरी बात मान ली है, क्योंकि जिस तरीके से मैं उनके पास गया था उन्होंने मुझसे कहा कि जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ यह किया है वह उनको उसकी पूरी की पूरी सजा देंगे और मुझे जल्द ही आपके पास वापस भेज देंगे। अब यह सपना मुझे लगभग हर दिन आने लगा था। अब तो मैं यह जानने लगी थी कि जैसे ही मैं नींद लूंगी तो मुझे मेरा अंकित दिखाई देगा और उसके कुछ ही दिनों बाद होता भी कुछ ऐसा ही है जैसा कि अंकित ने मुझे सपने में कहा था। दरअसल उसके कुछ ही दिनों बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट होती हूँ और थोड़े ही दिनों बाद मुझे एक बेटा पैदा होता है। जिस दिन हॉस्पिटल में पहली बार मुझे यह पता चला था कि मेरे बेटा पैदा हुआ है तो मैंने उसी वक्त पंकज से कह दिया था कि यह हमारा बेटा अंकित ही है और इसी वजह से हमने उसका नाम अंकित ही रखा है। अब मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा है और उसकी शक्ल बिल्कुल पहले की तरह ही है। उसका वह बात करने का तरीका, वह सारी चीजें अब बिल्कुल पहले की तरह ही हैं और उन चीजों को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश होती हूँ। लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में फिर से अंकित की बहुत ज्यादा याद आती है और मैं रोने लगती हूँ। मैं इसीलिए रोती हूँ कि जिस तरीके से वह मुझे छोड़कर गया था वह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डरावना और दुख भरा था। लेकिन मुझे इस तरह से रोता हुआ देखकर पंकज मुझे हिम्मत देता है और वह मुझसे कहता है कि भगवान जी ने अंकित को हमारे पास वापस भेज तो दिया है, अब तुम्हें किस बात का गम है जो तुम इतना रोती हो। लेकिन वह कहते हैं ना कि एक माँ की ममता को सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। नैनीताल से आने के कई महीनों बाद हमने उस चीज का पता किया कि उस फ्लैट में ऐसा क्या था जिसने मेरे बेटे की जान ले ली। तो हमें पता चला कि उस फ्लैट में पहले हमारी तरह ही एक फैमिली रहा करती थी जिसमें कुल 5 लोग थे, 3 बच्चे और 2 पति पत्नी। एक दिन उस औरत का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था और एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। इस चीज को उसकी पत्नी सहन नहीं कर पाई और अपने पति की मौत की खबर फोन पर सुनते ही
उसने पहले तो अपने तीनों बच्चों को फांसी पर लटकाया और उसके बाद खुद भी फांसी पर लटक गई, क्योंकि उसका यह मानना था कि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती और जहां उसके पति गए हैं उसको भी अपने बच्चों के साथ वहीं पर जाना है। तभी से उस औरत और उन तीनों बच्चों की आत्मा उस फ्लैट में भटकती है। लेकिन हम लोगों ने उस फ्लैट को खरीदने से पहले उसके अतीत के बारे में पता नहीं किया था, जिसकी हमें इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और इसी वजह से मैंने आपको कहानी के शुरू में कहा था कि किसी भी घर, मकान या फ्लैट को खरीदने से पहले उसके बारे में पूरा पता कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ भी हो। हर किसी इंसान में इन हादसों के गहरे घावों को सहने की क्षमता नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बीती पर हम आपको ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानियां सुनाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए और अगली कहानी तक डर के साथ रहिए।